नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक बस ड्राइवर की है जिनका नाम अनिल है। तो चलिए अब यह कहानी अनिल के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है। मैं पिछले 1 दशक से एक निजी बस कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा हूं। मैंने ज्यादातर समय उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे कस्बों और गांवों में सफर किया है। इन ऊबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े और खतरनाक मोड़ों से अब दोस्ती सी हो गई थी। लेकिन जो हादसा 2015 की एक सर्द रात को मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद छोड़ दी। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे साथ बस चलाते हुए एक ऐसा डरावना हादसा होगा जो मुझे मौत के करीब लेकर चला जाएगा। आज भी जब उस रात की बात सोचता हूं तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये मेरे दर्दनाक कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों को झूठ लगेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके साथ ये सब होता है सिर्फ वही समझ सकता है। तो अब मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, सीधा कहानी पर आता हूं। उस रात मेरी ड्यूटी रुद्रपुर से शुरू हुई थी और हमें एक छोटा सा कस्बा बैजनाथ तक जाना था। जनवरी का महीना था और सर्द हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। रात के करीब 12 बज चुके थे। मेरे साथ उस शिफ्ट में बस पवन था, जो उस समय नया नया खलासी बना था। बस में बहुत कम यात्री थे, गिनती के 8-10 लोग होंगे जो अपने अपने गंतव्यों की ओर सफर कर रहे थे। रास्ते में ज्यादातर बस स्टॉप पूरी तरह सूने और उजाड़ थे। कहीं कहीं छोटे गांवों में 2-4 लोग उतरते या चढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सड़कों की खामोशी और बढ़ती जा रही थी। करीब 1:25 का वक्त रहा होगा जब हमारी बस कालावन मोड़ के पास पहुंची। वहां एक छोटा सा बस स्टैंड है जहां आम तौर पर दिन के वक्त लोग चहल पहल करते हैं, लेकिन उस घने अंधेरे और तेज ठंड के वक्त वहां कोई मिलेगा इसकी उम्मीद कम ही थी। फिर भी मैंने देखा कि स्टॉप पर 4 लोग खड़े थे। वे एकदम शांत खड़े थे, बिना कोई हरकत किए। आमतौर पर जब बस की लाइट उन पर पड़ती है तो यात्री हाथ हिला देते हैं या चढ़ने का इशारा करते हैं, लेकिन ये चारों बस की हेडलाइट में बिल्कुल स्थिर खड़े थे। मैंने पवन से कहा, जरा देख तो, ये लोग चढ़ना चाह रहे हैं क्या? पवन ने खिड़की से बाहर झांका, फिर बिना कुछ कहे कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही तनाव साफ दिख रहा था। सर, ये लोग कुछ अजीब लग रहे हैं, एकदम जड़ जैसे खड़े हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने फिर से उन चारों को गौर से देखा। उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में किसी अजीब सी चमक थी, जैसे काले अंधेरे में कुछ चमक रहा हो। एक पल को मुझे भी घबराहट सी हुई। नियम के मुताबिक मैंने बस को रोका, लेकिन कोई भी व्यक्ति बस की ओर नहीं बढ़ा। इतने में बस के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ये देखकर मेरी पीठ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हमारी बस में दरवाजा ऑटोमेटिक नहीं था, उसे मैन्युअली खोलना पड़ता था। पवन ने फौरन बटन दबाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, हमें साफ साफ बस के अंदर किसी के चढ़ने की आहट सुनाई दी। सर, कोई दिख तो नहीं रहा, पर किसी के चढ़ने की आवाज आई है। पवन की आवाज कांप रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह शायद मेरी थकान का असर है, लेकिन तभी बस के पिछले हिस्से से एक सीट खड़खड़ाई, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और पीछे देखा। बस में जो कुछ गिने चुने यात्री थे वही दिख रहे थे, लेकिन उस सीट पर वह अब भी हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो और वजन से कुर्सी नीचे दबी हो। पवन ने धीरे से कहा, सर, यहां ज्यादा देर रुकना सही नहीं लगता, चलिए। मैंने झट से बस आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो चारों लोग अब भी उसी तरह खड़े थे, बिल्कुल वैसा ही जैसे समय वहीं रुक गया हो। और जब बस थोड़ी दूर बढ़ी तो उनकी आकृतियां
एक हल्के कुहासे में धीरे धीरे गायब हो गईं। जब हम बैजनाथ पहुंचे तो मैंने पवन से कहा कि वह एक बार पूरी बस अच्छे से चेक कर ले। उसने सीटों की गिनती की, फिर थोड़ी देर चुप रह गया। सर, एक सीट ज्यादा है। क्या? मैंने हैरानी से कहा। हाँ सर, इस बस में हमेशा 20 सीटें रही हैं, लेकिन अब भी गिनती में 21 आ रही हैं, और ये जो एक नई सीट है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने खुद सीटों की तरफ देखा। एक सीट जो आखिरी कतार में खिड़की के पास थी, बिल्कुल अलग सी दिख रही थी। उससे एक अजीब ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे बर्फ के पास बैठे हों। मैंने पवन से कहा, देखो भाई, शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। लाइट बंद करो और कुछ देर आराम करो, सुबह फिर देखेंगे। पवन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसी अजीब सीट की ओर देखता रहा। रात के करीब 2 बज चुके थे। मैं ड्राइवर सीट पर ही थोड़ा सुस्ताने की कोशिश कर रहा था। मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझे धीमी धीमी सरगोशियां सुनाई देने लगी। तुरंत ही मैं चौंक कर उठ बैठा। पवन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन आवाजें साफ तौर पर बस के अंदर से आ रही थीं। मेरा पहला ख्याल यही था कि शायद कोई मुसाफिर जाग गया हो, लेकिन फिर याद आया बस में अब कोई भी नहीं है। मैंने धीरे से गर्दन मोड़ी और पीछे झांका। जो नई सीट कुछ घंटे पहले ही बस में नजर आई थी, उस पर कोई बैठा था। वो शख्स थोड़ा सा झुका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे गहरी नींद में हो। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म सुन्न पड़ गया था। मैं चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। दिमाग में सवाल दौड़ने लगे, ये आदमी आखिर आया कहां से? हमने तो बस में किसी को चढ़ते देखा ही नहीं। काफी हिम्मत जुटाकर मैंने पवन को जगाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसी वक्त वो शख्स धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ने लगा। बहुत ही धीमे, लेकिन उसने पूरी तरह पलटने के बजाय सिर आधा घुमाया। उसकी आंखें हल्के अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हों। हाथ कांपने लगे। मैंने पवन को झकझोरा, पवन उठ, देख पीछे। वो हड़बड़ाकर जागा। मैंने हल्के से उस सीट की ओर इशारा किया। पवन ने उधर देखा और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सीट अब खाली थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कांपती आवाज में बोला, सर वहां अभी कोई बैठा था ना? मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। हम दोनों झट से अपनी सीटों से उठे और बस से बाहर निकल आए। बाहर ठंडी हवा ने थोड़ा होश में लाया, लेकिन दिमाग अब भी झंझावात में था। पवन ने फुसफुसाते हुए कहा, सर ये गाड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही, कहीं और रुकते हैं। मुझे भी यही सही लगा। सोचा किसी ढाबे या छोटे होटल में जाकर रुक जाएं। हम पहाड़ी रास्तों के बीच घने पेड़ों से घिरे सड़क के किनारे खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था और कोई बस्ती दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी बस के अंदर से किसी के कदमों की हल्की आवाजें आने लगी। मैंने पवन की ओर देखा। वो बुरी तरह से कांप रहा था। सर, अंदर कोई है। उसकी आवाज में डर साफ था। शायद कोई चोर घुस आया हो। यह एक तर्क संगत सोच थी, लेकिन हमने खुद दरवाजा लॉक किया था और खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं। फिर अंदर कोई आया कैसे? मैंने पवन से कहा, चल देख के आते हैं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। सर आप पागल हो गए हो क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां कोई बैठा था और पल में गायब हो गया। वो इंसान नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होता पवन, चल मैं साथ हूं। मैंने खुद को भी बहलाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरा दिल भी जोरों से धड़क रहा था। मैंने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे बस में कदम रखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन आखिरी सीट की ओर से सरसराहट की आवाजें अब भी आ रही थीं। मैंने रोशनी फेंकी, कोई नहीं था। हर सीट खाली थी। सांस कुछ हल्की हुई। मैंने पवन की ओर देखा और कहा, कोई नहीं है, तू बेवजह डर रहा है। लेकिन पवन वहीं दरवाजे पर जड़ बना खड़ा था। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सफेद पड़ चुका था। मैंने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? उसने कांपती उंगली से बस की पिछली सीट की ओर इशारा किया। मैंने जब दोबारा उधर देखा तो मैं वहीं के वहीं ठिठक गया। इस बार उस सीट पर फिर से कोई बैठा था, मगर अब वो हमारी तरफ मुंह करके बैठा था। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं, एकदम सफेद, खाली और खौफनाक। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। शरीर मेरा साथ छोड़ चुका था। पवन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बमुश्किल फुसफुसाया, सर भागो।
मैंने बिना वक्त गंवाए बस से छलांग लगाई और दोनों दौड़ पड़े। हम जैसे ही सड़क पर पहुंचे, पीछे से आवाज आई, घड्र घड्र। हमने पलट कर देखा, बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया था। और सबसे डरावनी बात, वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। मैंने पवन की ओर देखा, उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। सर, ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है वो कैसे संभव है। अचानक बस खुद ब खुद हिलने लगी और बिना एक्सेलरेटर दबाए सड़क पर सरपट दौड़ने लगी। हमारी सांसें थम गई थीं। बस की खिड़कियों से जो नजारा दिखा, उसने हमें और भी डरा दिया। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, जबकि हमने बस को पूरी तरह खाली किया था। फिर ये लोग कौन थे? उनका चेहरा एक धुंध सी परत में ढंका हुआ था, आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, और वे सब बिल्कुल स्थिर होकर आगे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी गहरे ट्रांस में हों। लेकिन फिर एक एक कर उनकी गर्दनें हमारी ओर मुड़ने लगी। हमने बिना वक्त गंवाए बस से छलांग लगा दी। मैं और पवन दोनों उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अंधेरे में दौड़ते रहे। किस ओर भाग रहे थे पता नहीं, बस दूर जाना था। लगभग 5 किलोमीटर तक नंगे पैर दौड़ने के बाद एक छोटी सी दुकान नजर आई, जो शायद किसी ढाबे की तरह थी। भीतर एक बूढ़ा बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। हम दोनों हांफते हुए अंदर घुसे। बूढ़ा हमें घूरने लगा, फिर शांत लहजे में बोला, क्या हुआ बेटा, जान बचाकर भागे हो गया? मैंने हांफते हुए जवाब दिया, वो हमारी बस। बूढ़ा कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बीड़ी का लंबा कश लेकर बोला, कसोल वाली सड़क से आ रहे हो ना? तुम लोग वहीं गाड़ी चला रहे थे? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। आपको कैसे पता? वह कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरे स्वर में बोला, क्योंकि वो बस पिछले 6 सालों से ऐसे ही चलती आई है, बिना किसी ड्राइवर के। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने होश संभालने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद गाड़ी चलाई थी और देखा था कि बस खाली है। बूढ़े की नजरें अब भी मुझ पर जमी थीं। उसने फिर से बीड़ी सुलगाई और बोला, बस खाली नहीं होती बेटा, तुमको ऐसा लगता है, मगर वो पहले से भरी होती है, उन लोगों से जो अब वापस नहीं आ सकते। मैंने पवन की तरफ देखा। वो अब भी एकदम जड़ बना बैठा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे खून सूख गया हो। हम दोनों वहीं बैठ गए। बूढ़े ने गहरी सांस ली और फर्श पर झुककर बीड़ी की राख झाड़ी। ये कोई नई बात नहीं है। कई साल पहले उस बस में एक हादसा हुआ था, कुछ ऐसा जो कोई समझ नहीं पाया। तब से लेकर अब तक जो भी उसे चलाता है वही देखता है जो तुमने देखा। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ था उस रात? वो बोला, वो गाड़ी कभी भी पूरी तरह खाली नहीं रहती। नए ड्राइवर को लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है वो लोग दिखाई देने लगते हैं, चुपचाप बैठे हुए, आंखों के बिना, एक तक घूरते हुए। मैंने कांपते हुए कहा, हाँ, उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ सफेद गड्ढे। बूढ़ा अब और गंभीर हो गया। अब तुम्हें वापस जाना होगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने उन्हें देख लिया है, अब वो भी तुम्हें देख चुके हैं। अगर वापस नहीं गए तो वो तुम्हें ढूंढते रहेंगे जब तक कि वे तुम्हारे पास ना आ जाएं। मेरा सिर घूमने लगा। पवन ने घबराकर कहा, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, जो भी हो, अब वहां लौटना मुमकिन नहीं। बूढ़ा सिर हिलाकर बोला, तो फिर वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। हमने चौंक कर गर्दन घुमाई। बाहर वही बस खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट जल रही थी, और सबसे पीछे वाली खिड़की पर कोई खड़ा था। मैंने गहरी सांस ली। वे अब हमें ढूंढते हुए इस वीरान ढाबे तक पहुंच चुके थे। पवन ने डर से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सर, अब क्या करें? वह बूढ़ा व्यक्ति जो वहीं बैठा था गंभीर आवाज में बोला, अगर तुम इस सच्चाई का सामना नहीं करोगे तो यह सिलसिला कभी नहीं थमेगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। उसने इशारे से हमारी बस की तरफ दिखाया और बोला, अब लौटने का वक्त है, अगर रुके तो नतीजा बुरा होगा। मैं और पवन दोनों चुप थे, उलझन में फंसे। वही बस जो कभी हमारा काम थी, अब हमारे लिए एक डरावनी पहेली बन चुकी थी। सर, क्या अब हम वापस उसी बस में जाएंगे? पवन की आवाज थरथरा रही थी। मैंने नजरें नीचे कर लीं,
लेकिन मन में असमंजस बना रहा। क्या हमें लौटना चाहिए? बूढ़ा आदमी गौर से हमारा चेहरा देख रहा था। फिर वो बोला, अनिल, क्या तुम्हें लगता है कि जो होना था वो हो चुका है? नहीं, अब तुम्हें उस बस में जाना ही होगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना जरूरी है। उसकी बातों ने मेरी रूह तक को झकझोर दिया। मैं और पवन धीरे धीरे ढाबे से उठे और उस रहस्यमयी बस की ओर बढ़े। हर कदम के साथ धड़कन तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। मैंने हिम्मत करके बस का दरवाजा खोला। अंदर वही सन्नाटा पसरा था। हर सीट पर वही अजनबी लोग बैठे थे जिन्हें हमने पहले देखा था। उनकी आंखें सूनी, गर्दनें धीरे धीरे हमारी तरफ घूमती हुई। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। मैंने पवन से कहा, तू वापस लौट जा, ये सब मैं अकेले निपटाऊंगा। पवन ने मेरी तरफ देखा और बोला, नहीं सर, आप जाएंगे तो मैं भी साथ जाऊंगा। हम दोनों चढ़ गए। जैसे ही हम अपनी सीट पर बैठे, बस ने बिना किसी ड्राइवर के खुद से इंजन स्टार्ट कर लिया। बस की रफ्तार तेज होने लगी। रास्ता वही था, लेकिन अब सब कुछ अजीब था। पेड़ पौधे जो हमेशा नजर आते थे अब धुंध में गायब हो रहे थे। चारों तरफ अजनबीपन फैल गया था। पवन घबराया हुआ बोला, सर, क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे? मैंने धीरे से कहा, नहीं, ये बस अब कहीं और ले जा रही है। हम दोनों खिड़की से बाहर देख ही रहे थे कि बस का रूट अचानक बदल गया। पहले जो रास्ता हमने सैकड़ों बार तय किया था, अब बिल्कुल अनजाना लग रहा था। सड़कें पतली होती जा रही थीं, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही न थीं। मैंने फिर घड़ी देखी। 3:45 हम किसी सुनसान और बर्फीले मैदान में आ चुके थे। चारों ओर सफेद चादर सी बर्फ, लेकिन कोई निशान नहीं, न किसी वाहन का, न किसी इंसान का। पवन ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, सर, हम यहां क्यों रुके हैं? मैंने हकबकाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता पवन। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने चौंक कर देखा, बाहर एक लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा शख्स खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे जीवन का कोई संकेत ही ना हो। मैं और पवन पीछे हटने लगे, लेकिन जितना पीछे हटते वह उतना पास आता गया। अब उसकी चाल तेज हो रही थी। वो सीधे बस के दरवाजे के पास आ गया और बोला, तुम दोनों क्या चाहते हो? मैंने कांपते हुए कहा, हम वापस जाना चाहते हैं। जो हुआ उसे पीछे छोड़ना चाहते हैं। उस शख्स ने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा और बोला, तुम यहां क्यों आए हो अनिल? मैं हकला गया। मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं, मुझे कुछ नहीं पता। वो फिर चुप रहा। फिर अचानक अपनी खाली आंखें मेरी आंखों में डाली, जैसे मेरी आत्मा को पढ़ रहा हो। उसने पूछा, क्या तुम सच का सामना कर सकते हो? मेरे सीने की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अपनी ही सांस सुनाई नहीं दी। मैंने नजरें मिलाई और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उस शख्स ने एक बार और मेरी आंखों में देखा और फिर अचानक अंधेरे में घुल गया। बस की रफ्तार फिर तेज हुई और हम एक बार फिर किसी अनजानी दिशा में बढ़ने लगे। मैंने पवन से पूछा, क्या लगता है ये सही रास्ता है? पवन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बस चुपचाप सीट पर बैठा था और उसके हथेलियों से पसीना टपक रहा था। मैंने बाहर झांका और देखा, वो सफेद कपड़ों वाला शख्स फिर से सामने खड़ा था। अब वो शख्स सड़क के किनारे बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें हमें टकटकी लगाए देख रही थी। पवन ने भी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, सर, वही आदमी फिर से दिखाई दे रहा है। मैंने अपने धड़कते दिल को काबू में करते हुए जवाब दिया, लगता है अब बस रोकनी ही पड़ेगी। हम दोनों चुपचाप सीट पर बैठे रहे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई निर्णय ले रहे हों। अचानक बिना किसी चेतावनी के बस झटके से रुक गई। मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। यह सामान्य ब्रेक नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। हमने बाहर देखा, लेकिन वो व्यक्ति कहीं नहीं दिखा। मैंने पवन से कहा, चलो बाहर जाकर देखते हैं। पवन थोड़ा झिझका, सर, बाहर जाना क्या सही रहेगा? मैंने उसकी ओर गंभीरता से देखा। अब वक्त आ गया है पता लगाने का कि यह सब क्या हो रहा है। जितनी देर करेंगे उतना ही मुश्किल बढ़ेगा। हम दोनों धीरे धीरे बस से नीचे उतरे। सड़क अब भी सुनसान थी, लेकिन कुछ दूर पर वही सफेद कपड़े में लिपटा व्यक्ति फिर से नजर आया। उसकी आंखों में डर की जगह
अब गहरी कालिमा उतर आई थी। वो आदमी हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी चाल भले ही धीमी थी, मगर उसमें एक अनजानी ताकत थी जो जैसे हमें अपनी जगह जकड़ रही थी। पवन ने घबराकर कहा, सर, मुझे लगता है हमें वापस बस में चले जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे लगता है अब हमें असली जवाब मिलने वाले हैं। हम दोनों उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वो मुड़ा और बिना कुछ बोले बस के दरवाजे की ओर चलने लगा। हम खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी ऐसी दुनिया में घुस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही वो बस के पास पहुंचा, वो एकदम रुक गया, फिर हमारी ओर मुड़ा और धीमे से बोला, अब तो समझ में आ गया ना? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, अब बहुत कुछ साफ हो रहा है। उसकी मुस्कान आई, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। जैसे किसी मशीन के टूटे स्पीकर से कोई भयानक ध्वनि निकली हो। जो तुम दोनों देख रहे हो वो हकीकत नहीं, ये सब तुम्हारे जहन की परछाइयां हैं, उसने कहा। मेरे अंदर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या वो वाकई हमसे कुछ छुपा रहा है? वो फिर बोला, तुम लोग यहां क्यों आए? क्या देख लिया तुमने? पवन कांपते हुए बोला, हम सिर्फ सफर कर रहे थे, गलती से इस रास्ते पर आ गए। अब हम बस वापस जाना चाहते हैं। वो व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अब कोई वापसी नहीं है, तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है, उसने कहा। अब तुम्हें इस अंधेरे का हिस्सा बन जाना होगा। तुम्हारी दुनिया अब यहीं थम गई है। उसके इतना कहते ही बस की खिड़कियां जोर से कंपन करने लगी। दरवाजों से जैसे कोई अदृश्य ताकत टकरा रही थी। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा, जैसे किसी भारी चीज ने पूरे वाहन को अपनी पकड़ में ले लिया हो। सांसें तेज हो रही थीं और फिर एक झटका, बस खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने पवन की ओर देखा और हम दोनों ने बिना समय गंवाए बस से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही हम बाहर आए, वो सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी फिर से सामने खड़ा था, बस के ठीक सामने। उसकी आंखें अब और भी गहराई ली थीं, जैसे वो हमारे भीतर तक झांक रही हों। मैंने थोड़ा डरते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? वो धीमे से मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों का यहां होना कोई संयोग नहीं है। ये रास्ता तुम्हारे लिए कभी नहीं था। उसके शब्दों में कोई रहस्य छिपा था, कोई ऐसा सच जिसे हमने अनजाने में छेड़ दिया था। मुझे एहसास होने लगा कि हम दोनों एक बड़ी भूल के शिकार हो चुके थे। पवन खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो साफ झलक रहा था। चेहरा पसीने से तर था और वो बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक उस सफेद झबले वाले शख्स ने फिर बोलना शुरू किया, जो कुछ तुम दोनों ने महसूस किया है वो कोई भ्रम नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी समझ से बहुत परे है। मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वो संकेत दे रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं? अब वो किसी चेतावनी की तरह लग रहा था, न कि एक इंसान जैसा। पवन ने कांपती आवाज में मुझसे पूछा, सर, क्या हम यहां से जा सकते हैं? क्या ये सब सच्चाई है? मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन सच ये था कि मैं खुद अंदर से कांप रहा था। मैंने खुद को संभाला और कहा, जब तक हमें इसका जवाब नहीं मिलता, हम यहां से नहीं जा सकते। हमने उस आदमी से कुछ और सवाल करने की कोशिश की, तभी बस के दरवाजे की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो बस का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया हो, लेकिन उसकी आवाज किसी खराब मशीन जैसी थी, अजीब, झनझनाती, डर पैदा करने वाली। मैंने घबरा कर कहा, यह सब क्या हो रहा है? पवन हड़बड़ा गया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उस सफेद कपड़े वाले शख्स ने अपना हाथ ऊपर उठाया और इंजन की आवाज उसी पल थम गई। हम दोनों बुरी तरह डर चुके थे। वो आदमी अब हमारे बिल्कुल पास खड़ा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें डर, पागलपन और कोई गहरा रहस्य छुपा था। उसने धीमे और गूंजती आवाज में कहा, अब तुम दोनों को समझ आ गया है कि ये कोई साधारण रास्ता नहीं, ये तुम्हारी आखिरी यात्रा नहीं है। ये एक नया आरंभ है और इस रास्ते पर तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। उसकी बातों ने मेरे दिमाग में जैसे कोई सनसनी फैला दी, मानो उसकी आवाज हवा में गूंजती हुई मेरे अंदर तक उतर गई हो। पवन मेरे पास आ गया और कांपती आवाज में बोला, सर, अब क्या करें?
मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और उस आदमी से पूछा, तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते कि ये सब क्या है? हम यहां क्यों हैं? वो शख्स एक बार फिर मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में कुछ दयालुता नहीं थी, वो डरावनी और ठंडी थी। फिर अचानक बस के भीतर एक तेज चमकदार रोशनी उठी और उसके साथ ही सब तरफ अंधेरा छा गया। बस की खिड़कियों पर अजीब सी दरारें उभर आईं, जैसे मानो कोई अदृश्य ताकत बस को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। वो सफेद कपड़े वाला आदमी अब हमें किसी और ही नजर से देख रहा था। उसकी आंखों में कोई परछाई सी तैर रही थी। फिर बस के दरवाजे की तरफ से एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो या कोई पुरानी खिड़की जोर से बंद हुई हो। लेकिन ये आवाज इंसानी नहीं थी। बस का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया, इस बार इतना जोर से कि उसकी कंपकंपाहट पूरे शरीर में महसूस होने लगी। मैंने पवन की तरफ देखा और पूछा, तू क्या सोच रहा है पवन? क्या सच में हम किसी और ही जगह आ गए हैं? पवन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, सर, मुझे तो अब ये सब कुछ एक जाल जैसा लग रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी समझ चमक रही थी, मानो उसने किसी बड़े रहस्य की झलक देख ली हो। हम दोनों ने बस की खिड़की से बाहर झांका और पाया कि हम जिस जगह पर थे वो इस दुनिया की नहीं थी। सड़कें, पहाड़ियां, चारों तरफ की हर चीज जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बस के इंजन की आवाज और तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज हमारे दिमाग के अंदर गूंज रही हो, एक अजीब सी कंपी के साथ। बस के भीतर एक बदबू फैलने लगी, अजीब और सड़ी सी गंध। तभी कहीं से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो, बाहर से पुकार रहा हो। पवन का चेहरा और भी सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांप रहे थे और वो मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाया, सर, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शांत रहो पवन, हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन मेरे इतना कहते ही बस की सभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत अब हमें जकड़ चुकी है। तभी उसी रहस्यमय आदमी की आवाज गूंजी, अब तुम इस रास्ते का हिस्सा बन चुके हो, यहां से कोई वापसी नहीं है। इस रास्ते पर वो सब है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम दोनों इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते। इस रास्ते पर जो एक बार आया वो दोबारा लौटकर नहीं गया। ये शब्द उस रहस्यमय आदमी के थे जिसने हमारे चारों ओर जैसे डर की दीवार खड़ी कर दी थी। मेरी सांसें जैसे अटक सी गई थीं। समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कैसा इशारा है। क्या हम किसी साजिश में फंस चुके थे या फिर किसी अनजान और खतरनाक दुनिया में कदम रख चुके थे? वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। अब कोई भी आवाज नहीं थी, न बस की, न पवन की, न मेरी। बस उस अजनबी की आंखें और सफेद लिबास वाले आदमी की मौजूदगी थी, जो अब हमारे लिए एक अनकहा खतरा बन चुकी थी। तभी वह सफेद कपड़ों वाला शख्स अचानक उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे बस की खिड़की की ओर बढ़ने लगा। पवन ने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, भाई साहब, हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहां से निकल नहीं पाएंगे। मेरे भीतर डर तो था, लेकिन अब भी मुझे लगता था कि अगर कुछ हिम्मत दिखा दी जाए तो शायद इस काली रात से बाहर निकला जा सकता है। हमने एक दूसरे को देखा और तय किया कि हमें उस रहस्यमय आदमी और उसके साथ खड़े अजनबी के बारे में कुछ पता करना होगा। लेकिन जैसे ही हम उनकी ओर बढ़े, बस की खिड़की से एक धुंधली सी धूप बाहर निकलने लगी। यह धुआं इतना घना हो गया कि एक पल के लिए हमारी आंखों के सामने सब कुछ ओझल हो गया। हम घबराए और एक दूसरे को तलाशने लगे। कुछ पलों बाद जब धुआं छंटा तो हमने पाया कि बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। न वह सफेद कपड़े वाला आदमी था, न वो अजनबी। बस अब सुनसान थी और उस सुनसान में एक अजीब सी खामोशी थी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या यह कोई भूतिया छलावा था या फिर हमने किसी ऐसी दुनिया में कदम रख दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बाहर निकलने का। मैंने पवन से कहा, चलो भाई, बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हम दोनों बस से उतरे और उस घने अंधेरे में कदम रखने लगे जहां हर ओर सन्नाटा था। कुछ ही दूर चले थे कि हमें पीछे से किसी साइकिल की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि जैसे किसी ने हमारे पीछे आने की ठानी हो। हम दोनों ने पीछे देखा और वो सफेद कपड़ों वाला शख्स फिर से हमारे सामने खड़ा था।
इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। वह हमारी ओर बढ़ा और बेहद धीमे स्वर में बोला, अब तुम लोग उस रास्ते पर हो जहां से कोई वापस नहीं लौटता। तुम्हारी यात्रा यहीं पूरी होती है। इस बार उसकी बात हमें समझ में आ गई थी। हम कोई आम मुसाफिर नहीं रहे, हम किसी भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन तभी पवन ने अपनी जेब से एक छोटी लाल किताब निकाली। वह हनुमान चालीसा थी, जो उसकी मां ने सफर पर जाने से पहले उसे दी थी। हम दोनों ने बिना समय गंवाए जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे जैसे हम दोनों का पाठ तेज होता गया, वैसा वैसा वह रहस्यमय शख्स पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में अब डर था। वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से घिर गया हो। पूरा जंगल अब गूंज उठा था। हवा तेज बह रही थी, पेड़ हिल रहे थे और धुंध चारों ओर फैल रही थी। और तभी वह आदमी चीखता हुआ गायब हो गया और धुंध भी धीरे धीरे छंटने लगी। बस अब वहीं थी, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। वह पुराने जमाने की किसी कबाड़ बस जैसी लग रही थी, जर्जर, टूटी फूटी और बिना किसी जान के। हमने चैन की सांस ली। पवन ने मेरी ओर देखा और कहा, भाई साहब, लगता है ये चमत्कार उसी चालीसा की वजह से हुआ। मैंने भी सिर हिलाया। हमारे पास और कोई जवाब नहीं था। अब हमें समझ में आ गया था कि हमारी जान किसी और चीज ने नहीं, विश्वास और भक्ति ने बचाई थी। हम दोनों ने उस रात का शुक्रिया अदा किया और जंगल से बाहर की ओर चल पड़े। अब हम जानते थे यह सफर भले ही डरावना था, लेकिन यह हमें एक और सच्चाई सिखा गया था। अंधेरे में भटकते हुए अगर मन में भक्ति और हिम्मत हो तो कोई भी राह नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।